गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा जो कंटिन्यू सब्जेक्ट चल रहा था उस सब्जेक्ट को। और हमारा कंटिन्यू सब्जेक्ट चल रहा था आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हम लोग देख रहे थे वायसराय। तो वायसराय में मैंने आपको लॉर्ड डफरिन तक बताया था, और लॉर्ड डफरिन के बाद हम आज आगे से क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्लास में अगर कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आपको? रोज अगर आपको ये चीज तो समझ आ रही होगी कि मतलब वॉल्यूम कम आ रही है या बोर्ड कम दिख रहा है। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ वगैरह हम लोग शेयर कर ही रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ऑफलाइन क्लास थोड़ा सा अलग रहता है सेटअप, और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा सेटअप अलग रहता है। तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि आपको एकदम से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो? कोई भी जो रेगुलर है वही बता सकता है। सर समझने में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, तो देखो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिर से आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में मैंने आपको लॉर्ड डफरिन बताया था। डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से लेकर 1888 तक था, मतलब 84 से लेकर 88 तक था। आज हम लोग देख रहे हैं 88 से लेकर आगे का जो कार्यकाल है। तो देखो डफरिन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके समय, और सबसे बड़ा जो काम वही था। तो आज हम लोग देखते हैं 88 से लेकर 94 तक लॉर्ड लेंसडाउन, ये वायसराय थे अगले, लॉर्ड लेंसडाउन। और लेंसडाउन के दो तीन मुख्य काम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निश्चित रूप से जो वायसराय चल रहे हैं, वायसराय खत्म होने के बाद हम लोग अगला जो भी टॉपिक लेंगे वो इतना लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जो इतिहास का जो मेन पार्ट है वो इस पे आधारित है, इसलिए थोड़ी सी क्लासेस की लंबी चल रही है। 2-1 लेक्चर और होंगे ज्यादा से ज्यादा। आज 1909 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद 30-40 साल का कार्यकाल में जितने लोग आए वो और बचे हैं उसमें। तो 88 से लेकर 94 तक लॉर्ड लेंसडाउन है, और लेंसडाउन के शासनकाल में सबसे पहले याद रखना कि इसके पहले फैक्ट्री अधिनियम प्रथम बना था, जबकि इसके समय फैक्ट्री अधिनियम द्वितीय बना था। एक तो ये याद रखना, फैक्ट्री अधिनियम द्वितीय बना था, और इस फैक्ट्री अधिनियम द्वितीय में जो लोग काम करते थे कारखानों में या फैक्ट्रियों में, उसमें कार्य के जो घंटे थे वो निर्धारित किए गए थे। अर्थात पूरे 11 घंटे काम करने का क्या बोला गया था इस अधिनियम के तहत, कि 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। जबकि इसके पहले क्या था कि कंटिन्यू काम कराते थे, जैसे बंधुआ मजदूर टाइप की जो चीजें होती थी वो। तो इस दूसरे फैक्ट्री अधिनियम में या द्वितीय कारखाना अधिनियम में जो कार्य के जो घंटे थे वो निर्धारित किए गए थे, अर्थात 11 घंटे क्या कर दिए थे, निर्धारित किए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1891 में पारित हुआ। किसके समय हुआ? लॉर्ड लेंसडाउन के समय हुआ। और इसमें कार्य के घंटे कितने निर्धारित किए गए थे? तो 11 घंटे इसमें क्या किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। तो ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन। और दूसरा है कि दूसरा इसमें ये है कि एक अधिनियम बना था जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उस समय, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो बना था वो बना था इसी लॉर्ड लेंसडाउन के समय। और लेंसडाउन के समय जब 1892 का भारत परिषद अधिनियम बना था, तो ये अधिनियम में भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट जो बना था 1892 में, उसमें भारत में निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो इसी एक्ट से हुई थी। तो ये बात भी कब की है? लॉर्ड लेंसडाउन के समय की। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? तो भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 के तहत भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत की गई। इसे हिंदी में भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो एक फैक्ट याद रखना, जब हम लोग एक्ट पढ़ रहे थे तो एक्ट में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अगला फैक्ट इसमें लेंसडाउन के समय यह है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो इसी लेंसडाउन के समय हुआ था। जो वर्तमान में जैसे हम बोलते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो हम बोलते हैं भूगोल को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं डुरंड रेखा। तो एक्चुअली में जो डुरंड रेखा है वो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, और वो जम्मू कश्मीर का पार्ट जो कि पाकिस्तान के अंडर में पीओके जिसे बोलते हैं हम, तो पीओके और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई थी वो 1892-93 में एक सर डुरंड करके एक अंग्रेज था, उन्होंने वो डिसाइड किया था कि ये जो है
भारत और अफगानिस्तान के मध्य की क्या है, रेखा है। तो डुरंड रेखा का निर्धारण इसी लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुए सर डुरंड के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, सर डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था और डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, क्योंकि इसलिए हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य क्यों है, क्योंकि वो जो पीओके है, मतलब पीओके जो है वो विवादित क्षेत्र है, क्योंकि वो पीओके जो क्षेत्र है वो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो डुरंड रेखा का याद रखना। फिर क्या होगा कि एक गणपति उत्सव के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हम गणपति उत्सव मनाते हैं गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी दर्शी तक। तो इस गणेश उत्सव की शुरुआत जो की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने 1894 इसी लॉर्ड लैंसडाउन के समय की गई थी। देखो हुआ यूं था कि अंग्रेजों ने 1861 में आईपीसी और सीआरपीसी बनाई थी। तो आईपीसी की धारा 144 ये बोलती है, आपने अभी भी कई बार सुना होगा कि शहर में 144 लगी हुई है। तो आईपीसी की धारा 144 ये बोलती है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, अगर ऐसे होते हैं तो वो गैर कानूनी माने जाएंगे। तो अब भारतीय लोग किसी भी अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करते थे तो वो आईपीसी की धारा 144 का क्या रहता था, उल्लंघन रहता था। जैसे कलेक्टर अभी भी लगा देता है 144 धारा, तो वहां पे लोग इकट्ठे हो नहीं हो सकते। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक तरकीब सोची, क्योंकि भारत एक धार्मिक प्रवृत्ति का देश है और धार्मिक प्रवृत्ति का देश होने के कारण यहाँ पर धार्मिक आयोजनों पर इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रहती है। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893-94 में एक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र से, जिसको कि आज पूरा भारत जोर से मनाता है। तो गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी, याद रखिएगा, ये भी बहुत फैक्ट है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1893-94 में। तो ये है लॉर्ड लैंसडाउन के समय की परिस्थितियां या उनके जो किए गए काम हैं। अब आगे जो व्यक्ति आता है वो आता है 1894 से लेकर 99 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बोलते हैं इसको, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगर आप एल्गिन भी याद रख लो तो कोई समस्या नहीं है। लॉर्ड एल्गिन, तो लॉर्ड एल्गिन जो है ये भाई साहब ऐसा कहते हैं कि भारत को हमने तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही हम इसकी रक्षा करेंगे, ऐसा एल्गिन का कथन है, याद रखिएगा। अब वो क्यों ऐसा कहता है पता नहीं, और उसने कहने के उसका तात्पर्य क्या था, लेकिन वो ऐसा वो मानता था। तो उसने कहा था, ये कथन आता है कि किस वाइसराय ने ये कहा था कि भारत को हमने तलवार के बल पर विजिट किया है और इसकी रक्षा जो है वो भी तलवार के बल पर की जाएगी। तो लॉर्ड एल्गिन की यह कथन है जिसने 1899 में ये बात कही थी। ठीक है, तो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल है 1894 से लेकर 99 तक, और उसका एक कथन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि इसके शासनकाल में 1898-99 में एक अकाल पड़ा था। उस अकाल के में एक आयोग बना था, वो आयोग से क्वेश्चन आता है जिसे हम लायन आयोग के नाम से जानते हैं। तो सर लायन की अध्यक्षता में इस अकाल आयोग के लिए क्या बना था, इस अकाल पड़ा इसकी जांच करने के लिए, मतलब अकाल की जांच क्या, उन लोगों को मुआवजा देने के लिए, कुल मिला के ये है, जैसे आज की स्थिति में हम लोग देखें। तो भयंकर अकाल जो पड़ा था उसमें लायन की अध्यक्षता में एक आयोग बना था जो कि इसके लिए मतलब एक तरीके से व्यवस्था सुधार के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लायन आयोग की अध्यक्षता मतलब लायन आयोग कब बना था। तो लायन आयोग 1899 में 1898-99 में बना था। क्यों बना था, तो अकाल जो पड़ा था उसके लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो एक ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ लायन आयोग आता है, लायन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, तो अकाल के कारण की गई थी। फिर एल्गिन के समय का एक और है मुंडा विद्रोह। तो देखो मुंडा एक जनजाति है, आप लोग सब जानते हैं, झारखंड की। और जब अंग्रेजों ने वन की ओर उनकी जमीन छीनने की कोशिश की, उस समय मुंडा जो थे, जिसमें आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक मुंडा आंदोलन चल रहा था जिसका सफाया 1899 में होता है। तो मुंडा विद्रोह 1899 में सबसे ज्यादा चरम स्थिति पर था। ये भी लॉर्ड एल्गिन के समय की घटना है। तो बिरसा मुंडा का नाम आपने जो सुना है वो
इसी जनजाति से बिलोंग करते थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है या मुंडा आंदोलन जो 1899 में लॉर्ड एल्गिन के समय हुआ था, हम सारे विद्रोह पढ़ेंगे उसमें भी आएगा वो, लेकिन अभी इतना याद रखिएगा एल्गिन के समय की बड़ी घटनाओं में मुंडा विद्रोह माना जाता है। फिर है तिलक द्वारा ही 1895 में शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो देखो तिलक साहब ने गणेश उत्सव की शुरुआत की और एक शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, और ये शुरुआत करने का मेन पर्पस ये था कि एक जगह पर लोग इकट्ठे हो जाए और जिससे हम क्या कर सके, हमारी जो मतलब फीलिंग्स है अंग्रेजों के विरुद्ध जो कुछ नीतियां हैं उसका हम क्या कर सके, चर्चा कर सके, क्योंकि जनरली अंग्रेज उन बैठने नहीं देते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि इन्होंने उत्सव शुरू किया और उत्सव के कारण लोग एक दूसरे से मिल लिया करते थे, ग्रुप में आ जाया करते थे, वहां पर अपनी चर्चा कर लिया करते थे। इसलिए तिलक ने गणेश उत्सव और तिलक उत्सव मतलब शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई थी, और गणेश उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई थी। तो ये इनके दो फैक्ट, 3-4 फैक्ट इनके हैं। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 हो गया, 1894 से 99 तक एल्गिन हो गया। अब अगला आता है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, विवादित भी है और अच्छे काम करने के लिए इसको भी जाना जाता है, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय मतलब भारतीय प्रशासन में बहुत बड़े बड़े वर्क किए, लेकिन एक वर्ग के कारण वो विवादित बना, तो वो है बंगाल विभाजन। मैं आगे बता रहा हूँ आपको। 1899 से लेकर 1905 तक ये व्यक्ति भारत का वाइसराय बनता है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सब काम अच्छे किए थे जो आज भी वो प्रचलन में है, आज भी वो डिपार्टमेंट क्या है, प्रचलन में है। लेकिन गलती वहां हो गई इस बंदे से कि इसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया था, और वही गलती के कारण लॉर्ड कर्जन हमेशा के लिए क्या हो गया, विवादों में आया। तो देखो इसके द्वारा किए गए काम बता देता हूं मैं। सबसे पहले 1901 में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। तो पहला फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन ही आता है कि सिंचाई आयोग कब बनाया गया था, तो 1901 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक कॉलिन स्कॉट करके व्यक्ति है, उसके द्वारा, इसको कॉलिन स्कॉट मानक्रीक करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा सिंचाई आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये आ जाता कब बनाया गया था, किसके शासनकाल में बनाया गया था, या किसके द्वारा बनाया गया था, या उसकी अध्यक्षता कौन किसने की थी। तो कॉलिन स्कॉट मानक्रीक करके सिंचाई आयोग का अध्यक्ष बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। तो क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा, सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीक। कब बनी, 1901 में। किसके द्वारा बनाया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो सिंचाई आयोग मतलब यह है कि उस समय किसानों को सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला फैक्ट इसमें आता है पुलिस आयोग। देखो पहली बार अंग्रेजों ने पुलिस आयोग बनाया था। वैसे तो आईपीसी सीआरपीसी जो है वो 1861 में ही बन गई थी, लेकिन पहली बार पुलिस में सुविधा या सुधार के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसे हम पुलिस आयोग के नाम से जानते हैं, और उसका अध्यक्ष जो बनाया था वही क्वेश्चन आता है एंड्रयू फ्रेजर। अध्यक्ष बनाया था एंड्रयू फ्रेजर को, और ये बात है 1902 की। तो 1901 में सिंचाई आयोग बनाया, 1902 में पुलिस आयोग बनाया। 1902 में जो पुलिस आयोग बनाया उसका अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर करके एक व्यक्ति था, उसे बनाया गया था। क्वेश्चन यहां से आता है कि पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो एंड्रयू फ्रेजर था। कब बनाया गया था, 1902 में बनाया गया था। किस वाइसराय के शासनकाल में बनाया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण चीज ये है, पुलिस आयोग का अध्यक्ष याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं आज की सीआईडी जो है। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है, सीआईडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, एनीवन, कोई भी बता दे। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है, अरे बोलो ना, अंजू मैडम, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल नहीं है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, याद रखिएगा, है ना।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, है ना, आपराधिक अन्वेषण विभाग, हिंदी में उसको बोलते हैं आपराधिक अन्वेषण विभाग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी। ठीक है, याद रखना। सीआईडी देख रहे, बड़े हो गए सीआईडी देख देख के, सीआईडी का फुल फॉर्म पता नहीं है। सीआईडी की स्थापना हुई थी 1903 में। ठीक है, सीआईडी की स्थापना 1903 में जो की गई थी, उसमें जो मतलब एक तरीके से गोपनीय जो जांच करने के लिए, किसी अपराधों की जांच करने के लिए ये सीआईडी की स्थापना की गई थी 1903 में। और यहां से याद रखना क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सीआईडी की स्थापना कब की गई थी, तो 1903 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। याद रखें, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं सीआईडी का, इसलिए याद रखना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीआईडी। अब अगला है यूजीसी का नाम आप सब लोगों ने याद है आपको। यूजीसी क्या करता है, जो कि जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटीज हैं उन पर नियंत्रण करता है, उसकी एक नियंत्रण करता मतलब इंस्टीट्यूट है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, सब लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, यूजीसी बोलो, यूजीसी का क्या फुल फॉर्म है? अरे बोलो तो सही, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाह, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं इसके हिंदी में। तो यूजीसी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1904 में, और सर थॉमस रेले इसका पहला क्या था, मतलब अध्यक्ष था, है ना, थॉमस रेले। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय या हम ये कहेंगे यूजीसी। तो यूजीसी की स्थापना 1904 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो था थॉमस रेले थे। तो यहां से याद रखने की कोशिश करना, यूजीसी की स्थापना भी किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। देखो सब बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने, सिंचाई के लिए काम किया, पुलिस के लिए काम किया, पुलिस में इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए सीआईडी की स्थापना की, और सारी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक यूजीसी बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया, या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया। ठीक है, 1904 में थॉमस रेले उसका अध्यक्ष था। और भारतीय पुरातत्व विभाग जिसे हम कहते हैं, वो भारतीय पुरातत्व विभाग वो है जो कि प्राचीन जो चीजें हैं उसकी क्या करता है, उसकी खोजबीन करता है। पुरातत्व विभाग क्या करता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के खोज में उसका रोल है, तो उस समय वो पुरातत्व विभाग का हेड था, इसलिए उसका नाम ज्यादा आता है। 1921-22 में जब हड़प्पा की खोज हुई थी, तो पुरातत्व विभाग का जो गठन किया गया था वो भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई थी। तो सीआईडी की स्थापना भी 1904 में है, यूजीसी की स्थापना भी 1904 में है, और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी क्या है, 1904 में है। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना का क्वेश्चन कभी आता है तो याद रखना 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? आप नहीं बोलते तो ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आ रही है क्लियर। ओके ओके, बस क्वेश्चन पूछा तो मत बताओ आप, तो है ना, कोई बात नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग हो गया। हम लोग देखते हैं कृषि तथा सहकारी समितियां। कृषि तथा सहकारी समितियां जो है उसकी स्थापना भी यहीं से शुरुआत हुई। देखो 2000 हम ये कहते हैं कि जब मेंस का पेपर लिखने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है सहकारी समितियां, और सहकारी समितियां का मतलब होता है साथ मिलकर, मतलब कुछ लोग साथ मिलकर क्या करें, कुछ समिति चलाए और उस समिति के आधार पर अपनी मतलब काम को करते रहे, खास करके किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो सहकारी समितियां आपने देखा होगा, सहकारी साख समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में है जो हमें गेहूं, खाद और ये बीज वगैरह उपलब्ध कराती है। तो इस कृषि बैंक या सहकारी समितियों की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में ही हो गई थी। याद रखिएगा, जब हम प्री में कभी कभी आता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी सहकारी समितियों की स्थापना। और इसी सहकारी समिति का कॉन्सेप्ट जो है आज भी प्रचलित में है, और प्रचलित में होने के साथ साथ सफल भी है। ठीक है, सहकारी समितियों, तो कृषि तथा सहकारी समितियां जो है उसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हो गया था। फिर अगली आती है भारतीय रेलवे बोर्ड। देखो अभी भारत में टोटल जो रेलवे बोर्ड है वो 17 रेलवे बोर्ड है। ठीक है, उसमें एक मेट्रो रेलवे बोर्ड भी है। तो रेलवे बोर्ड के जो स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हो गया था, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी
सर थॉमस रॉबर्टसन करके एक व्यक्ति था, उस रेलवे बोर्ड का पहला अध्यक्ष था, सर थॉमस रॉबर्टसन। देखो इसमें बहुत सारे नाम याद रखना पड़ेंगे आपको। सिंचाई आयोग में सर कॉलिन स्कॉट याद रखना पड़ेगा, पुलिस आयोग में एंड्रयू फ्रेजर याद रखना पड़ेगा, उसके बाद यूजीसी में आपको सर थॉमस रेले याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको भारतीय रेलवे बोर्ड में सर थॉमस रॉबर्टसन याद रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से बहुत सारे जो चारों नाम आते हैं। ये क्वेश्चन आता है भारतीय रेलवे बोर्ड कब बना था, तो 1904 में बना था। उसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो थॉमस रॉबर्टसन करके जो व्यक्ति था इसका अध्यक्ष था। तो ये चीजें लॉर्ड कर्जन के समय की है। लेकिन सबसे विवादित और सबसे खराब जो चीज इसके द्वारा की गई थी वो किया गया था बंगाल का विभाजन। आपने देखा होगा कि अंग्रेज जब आए थे तो शुरुआत में अंग्रेज बंगाल में आए थे और बंगाल में ही उन्होंने क्या किया था, अपनी जो मतलब अपनी जो राजनीतिक पेड़ बनाई थी वो बंगाल वाले क्षेत्र से उन्होंने शुरू की थी। तो बंगाल में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा आंदोलन होते थे वो बंगाल में ही होते थे। तो वहां पर क्या होता था कि अंग्रेज हमेशा परेशान रहते थे, जब देखो तभी आंदोलन करने लग जाते। तो इन्होंने देखा कि इनका आंदोलन करने की मूल जड़ क्या है, इनको कैसे तोड़ा जाए। तो लॉर्ड कर्जन की जो उपजी हुई एक तरीके से ये एक विचार था कि उसने क्या किया, वहां पर एक पार्ट जो ऐसा था जिसमें मुस्लिम ज्यादा रहते थे, एक पार्ट ऐसा था जिसमें हिंदू ज्यादा रहते थे। तो इन्होंने भारत में फूट डालो शासन करो की जो नीति का सबसे पहला परिणित रूप देखता है वो बंगाल विभाजन में दिखता है कि पश्चिम बंगाल जो था उसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहते थे और पूर्वी बंगाल जो था उसमें मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते थे। तो इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया और ये घोषणा की उसने 5 अक्टूबर 1905 को। तो 5 अक्टूबर के दिन जब ये घोषणा की गई और ऐसा कहा गया कि 16 अक्टूबर से क्या हो जाएगा, बंगाल 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो 16 अक्टूबर के दिन भारत के सभी लोगों ने उसको काला दिवस के रूप में मनाया और हिंदू मुस्लिम लोगों ने आपस में एक दूसरे को राखियां बांधी और एक सद्भावना दिवस के रूप में भी या राखी दिवस के रूप में भी उस दिन को मनाया गया था। तो बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने यह कहकर खंडन किया था कि प्रशासनिक आधार पर इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और इस कारण हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 भागों में बांटकर इसकी जो व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम सुदृढ़ कर सके। तो लॉर्ड कर्जन या अंग्रेजों ने यह बोल के उसको भारतीय लोगों में मतलब अपनी धाक जमाने की कोशिश की थी कि हम इसका जो विभाजन कर रहे हैं वो विभाजन हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कर रहे हैं। जबकि भारतीय जो जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे या उस समय जितने भी लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनको सब समझ में आ रहा था कि ये फूट डालो शासन करो की क्या है, नीति है। तो निश्चित रूप से बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन का सबसे विवादित बात रही है, बाकी सारे काम उसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन हालांकि 1911 में जब सेकंड दिल्ली दरबार लगा उस समय जो ब्रिटेन का राजा पंचम था वो आया था, उसके द्वारा फिर बंगाल विभाजन रद्द करवाया गया। लेकिन तब तक इन दोनों के बीच में एक जो दीवार खड़ी करना चाहिए थी हिंदू मुस्लिम की वो कर चुके थे और बी की जो खबर जो बची हुई जो कुछ चीजें थी वो 1919 के एक्ट में उन्होंने की थी, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक लॉर्ड कर्जन के बारे में जो फैक्ट है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट में से यहाँ पर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। फिर अगला व्यक्ति जो आता है 1905 से लेकर 1910 तक, जिसे हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय के नाम से जानते हैं। देखो एक मिंटो पहले आया था, मैंने आपको बोला था कि ये प्रथम बोलेंगे, अगले को द्वितीय बोलेंगे। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था इसके समय भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है और इसका समय भी। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, 1900 के बाद बने जितने भी वायसराय है बहुत इंपोर्टेंट में से हैं और बहुत सारे आधुनिक भारत से जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से भी बहुत आते हैं। तो 1905 से लेकर 1910 तक जो व्यक्ति रहा था जिसे हम मिंटो द्वितीय के नाम से जानते हैं और इसके शासनकाल में सबसे पहले तो याद रखना कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उसकी स्थापना जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहां पर उसकी राजधानी है ढाका, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और सलीमुल्लाह खां करके इस मुस्लिम लीग का पहला क्या था, अध्यक्ष था, लेकिन इसकी स्थापना जो की थी वो आगा खान ने की थी, याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग का गठन सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष जो था वो आगा खान, ऐसा याद रखना। तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, 1906 में। किसके द्वारा किया गया, सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां था। ठीक है, तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 में हुई थी, जिसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की थी, ढाका में की थी और इसका पहला अध्यक्ष आगा खां था।
ठीक है, 3-4 फैक्ट आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। फिर कहां पर हुई? ढाका में हुई। किसके द्वारा की गई? सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां करके जो व्यक्ति था वो इसका प्रथम अध्यक्ष था। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक है। फिर इसी के शासनकाल में एक अधिवेशन हुआ जिसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और सूरत अधिवेशन जो है एक विवादित कांग्रेस का अधिवेशन है। इसलिए अधिवेशन विवादित है क्योंकि इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, जिसे हम गरम दल और नरम दल के नाम से जानते हैं। आप लोग सब जानते हैं। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो गई थी? मतलब एक तरीके से दो भागों में बट गई, जिसे हम एक नरम दल के नाम से जानते हैं, एक गरम दल के नाम से जानते हैं। तो जो गरम दल में थे, जिसे हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक और जो थे, क्या नाम है एक और का? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, है ना? सीतल में हम बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। बाकी रासबिहारी बोस, है ना, उस समय जो जो लोग थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे के सारे जो लोग थे ये नरम दल में आते थे। नरम दल गरम दल कुछ नहीं है। जो उदारवादी टाइप के लोग रहते हैं उनको नरम कहा जाता है, और जो अग्रेसिव टाइप के लोग रहते हैं उनको गरम कहा जाता है। तो ये तीनों जो थे ये अंग्रेजों से डायरेक्ट फाइट करते थे। मतलब जैसे ही अंग्रेजों को बात आती थी तो इनकी इच्छा, ऐसा खून खोलता था इनका कि जाकर अभी अंग्रेजों को भगा दे। लेकिन नरम दल वाले क्या करते थे? आंदोलन के माध्यम से, जैसे गांधी जी ने आंदोलन चलाया, गांधी जी के आंदोलन के माध्यम से नरम दल इस टाइप से काम करता था कि उनके खिलाफ नीतियां, मतलब जो थी व्यवस्था, वो आंदोलन कर करके वो चीजें, अगर कभी मुसीबत इस टाइप की भी आती तो कई बार तो उनकी नीतियों का समर्थन भी कर जाते थे। ऐसे लोग भी थे उसमें। तो यहाँ से याद रखना कि गरम दल में कौन कौन व्यक्ति थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों के नाम आते हैं उसमें। और नरम दल में अगर आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी बोस और इस टाइप के और भी नाम है उसमें, चित्रन दास वगैरह, ये नाम उसमें आते हैं। तो कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, जिसे हम नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि नरम दल में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। अब मेरे से वहां पे इंटरव्यू में गांधी जी का नाम भी मुंह पे आ गया था, लेकिन मैंने वहां पे सॉरी बोला। इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि 1907 में गांधी जी का रोल ही नहीं था भारतीय राजनीति में, ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि गांधी जी भी उदारवादी टाइप के थे, लेकिन 1915 के बाद उनकी एंट्री होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना, कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी। तो ये भी याद रखना। फिर है एक सुधार अधिनियम लेकर आए मार्ले मिंटो साहब। तो जो मिंटो था वो तो वाइसराय था, लेकिन मार्ले जो था वो भारत का सचिव था। तो इन दोनों ने मिलकर एक अधिनियम बनाया जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 बोलते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1909 है, उसमें सबसे विवादित चीज थी जो 1905 में एक बंगाली विभाजन कर दिया था। 1909 के भारत शासन अधिनियम में एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेकर आ गए थे। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसमें मुस्लिमों को उनका कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो वो स्वयं क्या कर पाएगा, वो उन्हीं को वोट करेंगे। इसे बोला गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो ये भी एक तरीके से फूट डालो शासन करो की नीति के तहत अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी। याद रखिएगा, पार्लियामेंट सुधार में किया गया, मुस्लिम प्रतिनिधित्व अलग कर दिया था। इसको 1919 के अधिनियम में और आगे बढ़ा के उन्होंने ईसाई और अन्य जातियों में भी डिवाइड किया था। तो पार्लियामेंट सुधार 1909, जो कि जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमी जो है वो यही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इतना याद रखिएगा। इसके बारे में मैं एक्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ चीजें वहां भी बताई थी। फिर एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत में सबसे पहले सबसे कम उम्र का स्वतंत्र क्रांतिकारी था जिसे फांसी दी गई थी। तो उसका नाम याद रखना, खुदीराम बोस। 1908 में 18 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इसे फांसी दी थी। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति या कौन सा क्रांतिकारी है जिसे सबसे कम उम्र में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस 1908 में, जिसे अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये भी 1908 की बात है। तो ये ऑल ओवर जो है मिनटों के समय की जो घटनाएं हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा।
1900 के बाद जितनी भी घटनाएं हैं सब बहुत अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। निश्चित रूप से कई लोगों ने आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को सुनिएगा, या आप अपने पास जो भी अवेलेबल किताब है उससे कोशिश करना पढ़ने की, क्योंकि ये वन फैक्ट लाइन में आते रहते हैं क्वेश्चन। 3-3 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पुलिस आयोग पूछ लिया जाता है, या सिंचाई आयोग पूछ लिया जाता है, या बंगाल विभाजन पूछ लिया जाता है, सूरत अधिवेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है, या मुस्लिम लीग पूछ लिया जाता है। तो 3-3 नंबर में भी ये फैक्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आज की हमारी जो क्लास थी वो क्लास यही थी कि हम अब जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वायसरायों में से एक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर करें। हम लोग फिर क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि अगली क्लास फिर से है संविधान की 10 बजे। किसी का कोई क्वेश्चन? सर हाँ सर ये जो फैक्ट्री थी ना सर, हाँ हाँ ये विदेशी कंपनियां, हाँ। तो सर ये डच और अंग्रेज की दोनों की मसूलीपट्टनम ही थी क्या सर? नहीं, ऐसा कैसे? ये तो अंग्रेजों ने बनाई ना, अंग्रेजों की थी। आपने कहीं ऐसा पढ़ा क्या? सर अंग्रेजों ने तो बनाई थी, पर इसमें दोनों में मसूलीपट्टनम लिखा हुआ था सर। क्या मसूलीपट्टनम में? एक तो डच और अंग्रेज लोगों की जो फैक्ट्रियां थी ना सर, दोनों मसूलीपट्टनम थी क्या? देखो हुआ क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जब जहांगीर के समय थॉमस जो आया था, है ना, थॉमस करके जो व्यक्ति आया, उसने फैक्ट्री डालने की कोशिश की थी। कहां पर? तो जहांगीर ने सबसे पहले जो प्रयास करवाया था वो सूरत में उनको जगह दी थी, लेकिन एक्चुअली में जो अंग्रेज की जो पहली फैक्ट्री बनी थी ना, प्रयास जरूर सूरत में किया गया था, लेकिन एक्चुअली में जो उनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो मछलीपट्टनम में ही हुई थी। तो 2 कंपनियां थी जिनकी फैक्ट्री पहली बार मछलीपट्टनम में शुरू हुई थी। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, मैंने उस समय बताया भी था कि इनकी जो दूसरी फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी, क्योंकि सूरत में तो सिर्फ क्या किया था, प्रयास किया था। जैसे 1915 में आकर जो थॉमस करके व्यक्ति था, मैं उसका पूरा नाम भूल रहा हूँ अभी, उसने जो वो प्रयास किया था, लेकिन पहला जो मेन फैक्ट्री जो चालू हुई थी उनकी मछलीपट्टनम ही हुई अंग्रेजों की, जैसे जिस प्रकार से डचों की हुई। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। आप घर पे रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और जय हिंद, जय भारत।